मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, राइट। सो लेट अस स्टेट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्लियरली। जरा ढंग से इसको समझ लेते हैं, फिर इसको लेमा बना करके हम लोग HCF की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले क्या करना चाहिए, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू CD, वी फाइंड होल नंबर Q एंड R सच दैट, अब A इज इक्वल टू BQ छोड़ के क्या लिख रहा है, C इज इक्वल टू DQ प्लस R, 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन D। इफ R इज इक्वल टू 0 देन D इज HCF। ये देखो, ये D इज HCF। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो D इज HCF, है ना। R अगर नहीं आ रहा है तो कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। फिर करते ही रहिए, करते ही रहिए, करते रहिए। एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, जैसे ये बड़ा नंबर है 4052 और ये है 12576। इसको बड़े नंबर को हम लोग क्या ले लेते हैं, A, और इसको क्या ले लेते हैं, B। लिखा हुआ है दिस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये आ गया A इज इक्वल टू B। कितने टाइम डिवाइड गया, 3 टाइम, तो रिमाइंडर क्या बचा 420। जबकि रिमाइंडर हमें क्या चाहिए था, 0 नहीं आया, तो यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर 0। तो अब हम क्या करेंगे, ये बन जाएगा A और ये बन जाएगा B। ये देखिए, फिर वही किया, 4052 इज इक्वल टू 420, कोसेंट आ गया 9, फिर रिमाइंडर 272। कहता है कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। तो फिर हम 420 और 272 को लेंगे, लिया ना। तो फिर रिमाइंडर नहीं आया 0, तो फिर हम इसको और इसको लेंगे, फिर रिमाइंडर नहीं आएगा 0। ऐसे मैंने आधा छोड़ दिया आपके लिए। एक्चुअली में ये एग्जाम्पल 1 है। कंटिन्यू द सेम प्रोसेस टिल द रिमाइंडर बिकम 0। ये बेसिक में एक क्वेश्चन आया था इसका, स्टैंडर्ड में नहीं इस साल आया। साफ लिखा हुआ था फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। आपको यही लिखना पड़ेगा, सब यही, चाहे वो 10 स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आए, बट यू रिमेंबर डू कंप्लीट आंसर। फिर आ जाते हैं इसी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। शो दैट एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q, 6Q plus 2, 6Q plus 4 एंड Q इज सम इंटीजर। ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, सारे के सारे EDL यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस होते हैं। मैं बता देता हूँ आपको बड़े आसानी से। हमने क्या किया, x को एक पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ 6 और यहाँ 6 आपका B की प्लेस पर रखा है। अब मुझे इन सभी में BQ प्लस R, BQ प्लस R, BQ प्लस R दिखने लगा, तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे ले लिया सच दैट x ग्रेटर देन 6। अब यूजिंग किया यूक्लिड एल्गोरिथम, लिखो चाहे यहाँ पे EDL लिखो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये देखिए x इज इक्वल टू 6Q प्लस R, करेक्ट। जब 6Q प्लस R लिखेंगे तो याद करिए डेफिनेशन में लिखा था 0 लेस देन और इक्वल टू R लेस देन B की जगह क्या लिया 6। तो फर्स्ट केस में देखिए x इज इक्वल टू 6Q या 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 4 या 6Q प्लस 5, 6Q प्लस 6 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 6Q प्लस 6 लिखेंगे तो 6 से एक बार और डिवाइड हो जाएगा। तो कहाँ पे स्टॉप कर दिया, 5 पे स्टॉप कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब इसमें से उसने बोला था पॉजिटिव में इवन इंटीजर, तो इवन कौन हो सकता है, 6Q इवन है कि नहीं है, जिसका रिमाइंडर 2 आया वो इवन है कि नहीं है, जिसका रिमाइंडर 4 आया वो इवन है कि नहीं है, करेक्ट। तो अब आंसर लिखना है, हैंस अब वही आंसर कहाँ से कॉपी करेंगे, क्वेश्चन से। एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 वेयर Q इज सम इंटीजर। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, या बहुत से राइटर ने अपनी बुक में ऐसे लिखा है, पहले लिख दिया A इज इक्वल टू BQ, ठीक से नहीं लिखना आ रहा है इसमें, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो लिखूंगा BQ प्लस R हाँ, वो करते क्या हैं, B की जगह 6 रखते चले जाते हैं और रिमाइंडर की जगह 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते चले जाते हैं। और ये एक ऑर्डर में इस तरह से लिखते चले जाएंगे, और जितने भी ऑड नंबर वाले रिमाइंडर हैं, ऑड वाले रिमाइंडर हैं, उनको रिजेक्ट करेंगे, और इवन वाले जैसे 6Q 0 आ गया, 6Q के बाद 2 आ गया, 6 के बाद 4 आ गया,
सीधा बोल देंगे वेयर क्यू सम इंटीजर, पूरा स्टेटमेंट कॉपी कर देंगे, आंसर खत्म। वेरी गुड, वेरी गुड एग्जाम्पल। ऐसे एग्जाम्पल 4 देखेंगे आप। एक स्वीट सेलर है जहाँ वो काजू की बर्फी रख रहा है ट्रे में और बादाम बर्फी रख रहा है ट्रे में, लेकिन इसके क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टेक। जो लाइन में वो देखते हैं ना कांच के शोरूम में, वो मिठाई वाले के यहाँ जो बर्फी स्टेक पाई ऐसे ऐसे लगी रहती हैं, है ना, तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड। तो मैक्सिमम वर्ड का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हुआ कि नहीं। तो उसने क्या किया, अप्लाई किया फाइंड आउट करने के लिए SCF 42130 का, ये बना लिया A और इसको बना लिया B और अप्लाई कर दिया A इज इक्वल टू BQ प्लस R, राइट। बताओ 130 से डिवाइड किया, 3 टाइम गया, रिमाइंडर क्या आया 30, 0 तो नहीं आया ना, तो फिर किसको कंसीडर करेगा 130 और 30 को, तो कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, रिमाइंडर क्या आया 10, 0 नहीं आया ना, तो किसको कंसीडर करेगा 30 और 10 को, तो फिर 30 हो गया A, ये हो गया 10, 3 टाइम गया, अब रिमाइंडर आ गया 0। तो ये किसकी वजह से, कौन सा डिवाइजर है जिसकी वजह से रिमाइंडर 0 हुआ, 10। तो SCF 420 एंड 130 इज 10। तो स्टेटमेंट भी लिखना जरूरी है 10th क्लास में, वो देखा जाता है बोर्ड एग्जामिनर के द्वारा कि देयरफॉर द स्वीट सेलर कैन मेक स्टेक्स ऑफ 10 फॉर बोथ काइंड ऑफ बर्फीज। तो इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम आप फर्स्ट एक्सरसाइज में देखिए, एक आर्मी का कर्नल कंटीजेंट है जो रो और कॉलम में सोल्जर्स को खड़ा कर रहा है, तो मैक्सिमम सोल्जर्स वर्ड आता है, तो उसमें भी आपको SCF फाइंड करना है। ओके, एक इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। वेरी सिंपल। सबसे पहले लिखेंगे यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन b। यहाँ से पता चल जाता है हमको कि b हमारा क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इज इक्वल टू 3। क्यों? क्योंकि 9 का जो फैक्टर है वो 3 है। मैं वैसे बोर्ड पे बताता हूँ तो मैं इन्हीं को क्यूब करके बताता हूँ, इन्हीं को। अब देखिए, अगर a इज इक्वल टू 3 क्यूब लिखा हुआ है, या 3 क्यूब प्लस 1 है, या 3 क्यूब प्लस 2 है, अब देखते हैं कि क्यूब करने के बाद, पावर 3 करने के बाद भी क्या ये इसी फॉर्म में दिखता है। जैसे एक आदमी है और उसने रामलीला में किसका रोल किया, राम का रोल किया, भले ही राम के कपड़े पहन लिए हों, लेकिन है तो ओरिजिनल वो उसी गांव का आदमी, वो क्या वो वही दिखता है? बात समझ गए ना। चलिए केस 1 लेते हैं। जब a इज इक्वल टू 3 क्यूब लिया तो फट से क्यूबिक बोथ साइड कर दिया, किया तो ये 27 क्यूब आ गया। जैसे ही 27 क्यूब आया तो इससे कॉमन बाहर क्या ले लिया, 9, और अंदर क्या लिख दिया 3 क्यूब। अब बताइए, 9 अपनी जगह है और जितना क्यूब का ये फॉर्मेट है ये m, बोलो क्यूब करने के बाद भी ये 9m के फॉर्म में है कि नहीं है ना। सेकंड वाला लीजिए केस 2, ये देखिए केस 2, a इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 ले लिया, क्यूबिक किया तो a प्लस b का होल क्यूब, एक आइडेंटिटी 9th में पढ़ी होगी आपने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, करेक्ट। इन सभी में क्या कॉमन ले लिया उसने, 9। अब ये देखिए ये हो गया m, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, और प्लस में क्या आ गया 1। अरे ये बन गया 9m प्लस 1। हाँ यार, ये तो क्यूब करने के बाद भी उसी फॉर्म में, अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन और दिया इसके पहले, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। स्क्वायर में स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यूबिक में क्यूबिक करना पड़ता है, अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल ईजिली हैंडल करिएगा। ये 3 या 4 नंबर का सवाल है, इस साल नहीं आया लेकिन लास्ट ईयर आया था स्क्वायर वाला, अंडरस्टैंड। तो अब आप थर्ड वाले का क्यूब कर लीजिएगा, अदरवाइज देख लीजिएगा, इससे नहीं आएगा तो बाद में पूछिएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स मैंने आपको पहले ही बताई थी। तो बेसिकली जो SCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वाला दिया हुआ है, उस पर क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में एक बात ध्यान से दीजिएगा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो मैंने एक नंबर लिया था यहाँ 32760, जब मैंने इसके फैक्टर निकाले तो आ गए 2 2 2 3 3 3 5 7 13, ऑल नंबर्स आर प्राइम नंबर्स।
लेकिन जो उसकी आखिरी लाइन है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, यानी 2 हाउ मेनी टाइम 3 टाइम्स, तो ये बन गया 2 क्यूब, 3 2 टाइम 3 स्क्वायर, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, 13 1 टाइम. दिस इज द order of fundamental theorem of arithmetics, how to write the factorization. ओके, एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ 510 एंड 92 का वेरीफाई करना है हमको इसमें. तो अब आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ ली है, तो अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या करिए, इनके फैक्टर निकालिए. ये आ गए फैक्टर, 92 के फैक्टर आ गए ये. अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 2 की पावर क्या है, 2, ये देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, यहाँ 2 की पावर क्या है, 1 है ना. यहाँ 23 यूनिक फैक्टर है, यहाँ 17 यूनिक फैक्टर है. तो चलो सबसे पहले चलते हैं एचसीएफ. एचसीएफ में मैंने बताया था जो लीस्ट पावर है, 2 की लीस्ट पावर 2 है कि 2 की पावर 1 है, अरे 1 है तो एक बार 2 लिया जाएगा, दोनों में जो कॉमन हो, और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं. तो इस पूरे क्वेश्चन का एचसीएफ क्या आ गया, 2 आ गया. एलसीएम में हाईएस्ट पावर ली जाती है, 2 की पावर 1 नहीं, 2 की पावर 2 ली जाएगी. ये देखिए ये लिया है, ये 3 कॉमन है दोनों में, नहीं है, एक 3 ले लिया जाएगा. ठीक है ना. 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 17 की हाईएस्ट क्या है, 23 की क्या है, सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ये एलसीएम आ गया. सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर हमें क्या करना है, 510 और 92 को प्रोडक्ट करके देखें तो प्रोडक्ट क्या आता है, 46920. तो जब ये 46920 आ रहा है तो हमें एचसीएफ और एलसीएम भी देख लेना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए, वो भी आ रहा है 46920. तो आप लिख सकते हैं नीचे कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम. बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस पर, मैं बताता हूँ अभी आगे. एनसीईआरटी में ये देखिए आपकी एक्सरसाइज में गिवन दैट एचसीएफ और एलसीएम में, ये देखिए एक नंबर ये है, एक ये है, इनका क्या दिया है एचसीएफ, इन दोनों का एलसीएम दिया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछा जाता है. तो आपको करना कैसे है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम को ले लो एक्स, तो क्या लिखोगे, एचसीएफ 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर. 2 नंबर कौन कौन से हैं, 3 के बाद 0 6 इंटू 6 5 7. अब बताइए कौन है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो x की वैल्यू नहीं निकाल लेगा, सब निकाल लेंगे. अंडरस्टैंड. इसको देखिए 7 11 13 और 13 दोनों में कॉमन ले लो. आगे 77 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, तो कितना हो जाएगा 78. तो अब आपके पास नंबर आ गया 13 इंटू 78. 78 के भी 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है 2 और एक 39. अब बताओ इस 39, 2 और 13 में ये कंपोजिट नंबर मिल गए कि नहीं. कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ए नंबर विच हैज 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स. इसके तो भाई 13 भी आया, 2 भी आया, 39 भी आया. ऐसे ही आपको ये करना है और लास्ट में स्टेटमेंट लिख दिया कि दीज नंबर, दिस 7 इंटू दिस हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, सो देयरफॉर द 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कंपोजिट नंबर. अंडरस्टैंड. इसको देखिए एक सर्कुलर पाथ है, उस सर्कुलर पाथ में सोनिया और कौन कौन है, रवि, ऐसे ऐसे रेस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे ऐसे. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Means least LCM लेना है इसमें. Understand? तो जब 12 और 18 का आप LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा. प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल के देखेंगे. So 36 मिनट के बाद they will बी ऑन द सेम पॉइंट. तो कन्फ्यूजन मत रहिए. एचसीएफ में जो आपको बर्फी वाले क्वेश्चन हैं, कंटीजेंट कर्नल वाले क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन है, इनको मिक्स मत करिएगा. इसमें ढूंढिएगा कि उन्होंने बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. तो कब मिलेंगे, अच्छा बताइए कब मिलेंगे.
या तो सोनिया जो स्लो दौड़ रही है वो तेज दौड़ना शुरू करे, या रवि जो बहुत तेज दौड़ रहा है वो स्लो हो जाए। अंडरस्टैंड? तो जो लीस्ट टाइम होगा जब वो मिलेंगे वहां पर आपका एलसीएम निकल के आता है लीस्ट वर्ड से। एक ये भी बहुत पूछा जाता है, कंसीडर द 4 पावर n इज ए नेचुरल नंबर। ये चेक करके बताना है कि 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। सिंपल है, ये देखिए 4 पावर n के फैक्टर बनाइए जरा, 2 इंटू 2 पावर n। अब जो भी फैक्टर आएगा 2 के फॉर्म में आएगा। एंड का डिजिट अगर चाहिए, मान लो सपोज पहला नंबर एंड का डिजिट 0 वाला 10 है, तो बताइए इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2 होता है और 5 होता है। यानी एंड का डिजिट लाने के लिए हमें 2 फैक्टर ज़रूरी हैं, एक 2 और एक 5, लेकिन इसमें 2 ओनली दिया है। सो द ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 पावर n इज 2, बट वी नीड 5। यहाँ लिखा है देयर इट वुड बी डिविजिबल बाई 5 ऑल्सो, तब इसमें 5 नहीं है। इसलिए यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 power n, only 2 है, अदर है ही नहीं। so there is no natural number n for which 4 power n ends with the digit 0। आधा स्टेटमेंट तो क्वेश्चन से ही बन के निकल आता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बहुत पढ़ चुके हैं आप, लेकिन 9th में आप फिर से देख लीजिए। एक थ्योरम बहुत काम की है, इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर कहीं लिखा हुआ है कि 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे लास्ट में, 5 डिवाइड a। 3 डिवाइड a स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड a। इसका कहाँ एप्लीकेशन होता है, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव दैट कि रूट 5 इज एन इरेशनल, रूट 3 इज इरेशनल, रूट 7 इज इरेशनल, रूट 2 इज इरेशनल। अच्छा, प्रूव करना है रैशनल, और स्टार्ट कहाँ से करते हैं, लेट करके कि ये नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है, और साथ में पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो पी और क्यू को को प्राइम लेते हैं। अब को प्राइम कौन है, जिनका अदर देन 1 के अलावा कोई और फैक्टर ही नहीं है। यहाँ से बात शुरू होती है। और अगर कोई फैक्टर निकल आए तो जो आपने सोचा है वो गलत हो जाएगा, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्राडिक्शन आएगा क्योंकि आपने कहा कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, लेकिन वहाँ तो दोनों पी और क्यू के कॉमन फैक्टर आ गए। ये मैंने आपको वहाँ सॉल्व करके दिखाया था जब मैंने आपके सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले वाले वीडियो में, देखिएगा ध्यान से। उसमें रूट 3 था, रूट 7 था, ठीक है ना। तो जैसे ही उसने स्टार्ट किया कि लेट द नंबर रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू बी रैशनल, क्रॉस मल्टीपल किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया, और यहाँ आके खड़े हो गए। अब कहता है 5 डिवाइड पी स्क्वायर, ये देखो 5 डिवाइड पी स्क्वायर या पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। तो जब पी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5 हो जाएगा, मतलब पी डिवाइड से स्क्वायर, तो आपका पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब 5 पी का एक फैक्टर है। यहीं से आपके क्यू की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, पी इज इक्वल टू 5m ले लो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो, और इस वाले फर्स्ट केस में इसको फर्स्ट मान के इसमें वैल्यू पुट कर दो। पुट करोगे तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और जब 5 से इसको कैंसिल करोगे तो यह आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m स्क्वायर। तो फिर वही थ्योरम आ गई है, क्या q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, या 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, 5 डिवाइड्स q। अब 5 p का भी एक फैक्टर है और 5 q का भी एक फैक्टर है। तो स्टेटमेंट बनाओ, we conclude that p and q has one common factor 5 which contradict। ये वर्ड लिखना बहुत ज़रूरी है, बोर्ड एवेल्युएशन के समय ये ज़रूर दिखता है, क्योंकि इस मेथड का नाम ही कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है। that p and q are co-prime, so our assumption, our supposition, कुछ भी लिख सकते हो, is wrong। तो फाइनली बोलो ना फिर, hence root 5 is irrational। अंडरस्टैंड? एग्जाम्पल में रूट 2 और रूट 3 का दिया है, वही दोनों कर लीजिएगा, सफिशियंट है। और इनको तो मैं टेस्ट में और इसमें तमाम में पूछ के आप लोगों से कई बार क्लियर हो जाएगा। अब नंबर अगर इस फॉर्म में दिया है 5 माइनस रूट 3, वो तो ठीक है, सिंगल नंबर था। 5 प्लस रूट 3 माइनस हो या प्लस हो, कुछ भी हो सकता है। इनका भी सेम प्रोसेस है, लेकिन इसको उस थ्योरम से नहीं करेंगे कि 5 डिवाइड a स्क्वायर 5 डिवाइड a। इसको एक कॉमन प्रोसेस से सॉल्व कर देंगे। कैसे? एज्यूम करेंगे कि 5 माइनस रूट 3 हमारा रैशनल है, और करते करते रैशनल नहीं आएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो कहेंगे आवर एजम्पशन इज रॉन्ग।
इसमें देखना पड़ेगा कि अगर इसने लिया है कि 5 माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन बी, जिसमें ए और बी को प्राइम है। अब इसको हमें रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करना है कि जो हमारा रूट वाला नंबर है वो लेफ्ट में रहे और बाकी सारे नंबर राइट में आ जाए। देखो आ गए। एलसीएम लेने के बाद उसे इस फॉर्मेट में डाल दो ताकि ये लोग कहें कि ये पी हो गया और ये क्यू हो गया। अब बताओ, अगर ये पी वाई क्यू फॉर्म में है तो इसे रैशनल कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ए एंड बी आर इंटीजर, वी गेट 5 माइनस ए अपॉन बी इज रैशनल। ये देखो रैशनल आ गया। अगर ये रैशनल के इक्वल में रूट थ्री है तो इसे भी हमें मजबूरी में रैशनल बोलना पड़ेगा। और यहीं पर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा कि कोई ये रूट थ्री तो है इन फैक्ट में इरेशनल, तो लिखेंगे बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट इन फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। दिस contradiction has arisen because of our incorrect assumption the 5 minus root 3 is rational. करेक्ट? ये जब करना है ये मेथड जब आपको 5 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 7 प्लस रूट 3 प्लस रूट 3 रूट 2 प्लस रूट 5 प्लस इस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना? बस ये याद रखना है कि जो आपका रूट वाला नंबर है वो लेफ्ट साइड में बना रहे। ऐसा ही ये वाला देखो, रूट 2 दिया, रूट 2 को लेफ्ट में लाइए, ये ले आए, 3 क्रॉस करके यहाँ लेके गए और सेम लैंग्वेज से आप कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको प्रूव कर दीजिए। ओके, चलिए ये मैंने 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम बता दिए हैं आपको पहले से कि कब आपका टर्मिनेट होगा और कब आपका नॉन टर्मिनेट होगा। इस एक्सरसाइज में आप फैक्टराइजेशन करिए इनका और ये देखिए कि ये 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में हैं। अगर ये कुछ मल्टीपल डिवीज़न करके भी हो रहा है सेम नंबर से तो ये टर्मिनेट है, और अगर नहीं हो रहा है तो ये देखो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, ये 2 की पावर सही है, 2 है, 5 की पावर सही है, ये भी हो सकता था, लेकिन ये गेम बिगाड़ गया कौन? 7, इसलिए ये नॉन टर्मिनेट है। ठीक है, लेकिन इस साल बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा था। देखिए कैसा पूछा था मैं बताता हूँ। बोर्ड में अब की बार ये पूछा था कि ये क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, एक तो यही देख लो, 2 रूट 3 इज, बताओ इंटीजर है कि रैशनल है कि इरेशनल है कि होल है? अरे भैया रूट 3 लगा तो इरेशनल है ना, कौन सा सही है? सी। ये देखो इस साल आया था, प्रूव दैट रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको क्या करना है? HCF फाइंड करना है इनका। ये देखिए ये है, इस डेसिमल एक्सपेंशन में वो ये पूछ रहा है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस। मैं आपको एक बात बता दूं, इस डिनोमिनेटर के फैक्टराइजेशन में जिसकी सबसे बड़ी पावर है उतने डिजिट के बाद ही टर्मिनेट करेगा। डायरेक्ट आंसर छाप दो, डायरेक्ट बोलो 2 पावर 5 बड़ा, 5 पावर 5 बड़ी है कि नहीं? आफ्टर 5 डिजिट डेसिमल इट विल टर्मिनेट। करेक्ट। और स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन में पूछा था, पेपर में पूछा था रूट 5, ये देखिए रूट 5 रैशनल प्रूफ करिए। ये मैंने बताया था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मैं आपको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर तक तो दिया था, लेकिन कंडीशन क्या दी थी? 0 लेस देन और इक्वल टू, ये देखिए c सही है, r और r लेस देन b। और कन्फ्यूजन के लिए ये भी डाला, ये भी डाला उसने, और ये भी डाला। ये पूछा था सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। इनके आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए। निकालने के बाद देखिए कि 2 की पावर कितनी है, 5 की पावर कितनी है, 3 की पावर कितनी है। सभी पावर का सम करके देखिए, सम करने पर जो आए 3 आए, 4 आए, 5 आए। वैसे मैंने सॉल्व किया है जो मैंने बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अंडरस्टैंड? सो माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक छोटी सी शुरुआत की है और अभी चैप्टर 1 को आप एट ए ग्लांस इस नज़रिए से देखना शुरू करिए। NCERT और CBSE को मिक्सअप करके अगर ऐसे नहीं देखोगे ना, NCERT क्या कहती है, CBSE क्या पूछती है, CBSE का पैटर्न क्या हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, कितना बदल रहा है, स्टैंडर्ड क्या है क्वेश्चन का। NCERT को अब हमें इस तरह नहीं, इस तरह पढ़ना है। ये तरीका है पढ़ने का। बात समझ गए? ऐसे हर चैप्टर को कंप्लीट करते चलेंगे और हर चैप्टर में ये CBSE का चैलेंज हम लोग एक्सेप्ट करते चलेंगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप में से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि जो 80 आउट ऑफ 80 नहीं ला सकता हो। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।
अब जितने भी क्वेश्चंस और एग्जाम्पल और वो सब किए हैं मैंने, उन्हें क्लास वर्क में करना है और जो रिमेनिंग में से कुछ कुछ क्वेश्चंस करते जाना है, जिस इसी पैटर्न के करना जिस पैटर्न के मैंने आज आपको समझाए हैं। ओके, सो अभी ये शुरुआत है, अभी आगे देखिए और अच्छा होगा। अभी मैं फर्स्ट चैप्टर के और सारे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा किसी वीडियो में, बट नेक्स्ट वीडियो में पॉलिनोमियल पे तैयार करूँगा। सो बी रेडी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।